हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आज की वीडियो डेडिकेटेड है पंजाब लेक्चरर कैडरे इकोनॉमिक्स को। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें आपको इसका एलिजिबिलिटी, सिलेबस, इन सब चीजों पर हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। आज की ये वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना किसी भी एग्जाम के, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उस एग्जाम को क्लियर करने में। सिलेबस का बहुत बड़ा रोल है, जो आपका टॉपिक्स होते हैं, थ्योरी क्लासेस होती हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। प्लस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अपना ही अलग रोल होता है। ठीक है, इनको हम छोड़ के नहीं जा सकते कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए। इनको करना, जितना सिलेबस करना जरूरी है उतना ही इनको भी करना जरूरी होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे यह कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, आपको ये समझ में आता है थोड़ा कि इस एग्जाम में किस हद तक, मतलब किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितना क्रिटिकल, कितना डिफिकल्ट पूछ रहे हैं, कितना इजी पूछ रहे हैं, उसका आपको समझ में आता है। ठीक है, अब ये जो पंजाब लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, इसका हमने स्पेसिफिकली कोर्स लॉन्च किया है। एक चीज मैं अक्सर ही बोलती होती हूँ कि जो हमारा नेट इकोनॉमिक्स का, जैसे टीचिंग एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा टीचिंग एग्जाम जो हमारे इंडिया में होता है नेट इकोनॉमिक्स का होता है। बाकी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, वो उसके अंदर आते हैं, है ना। इस चीज को आप समझो, जो हमारा नेट का टीचिंग एग्जाम है ना, ये एक अम्ब्रेला है और बाकी सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स उसके अंदर आते हैं। जब भी हम किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते होते हैं ना, तो मैंने देखा है कि उसमें थोड़ा, मतलब उसको नेट के हिसाब से या नेट के लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें जरूर करने चाहिए। आप अपने स्टेट लेवल के तो कर ही रहे हो, नेट के लेवल के भी करके जाएंगे तो सोने पे सुहागा हो। द रीजन बीइंग, अभी कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनके प्रीवियस ईयर्स मैं देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे आते हैं सेम रिपीटेड, जो कभी नेट में पूछे गए थे, नेट के प्रीवियस ईयर्स थे, या उन कंसेप्ट से नेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो आपके पूछे जा रहे इस तरह। तो बहुत सिमिलैरिटी है ना। और अक्सर ही मैं ये भी चीज बोलती हूँ कि जो बच्चा नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, उसकी ऑलमोस्ट बाकी सभी जो स्टेट लेवल के टीचिंग एग्जाम्स है इकोनॉमिक्स के, उसकी ऑलमोस्ट जो सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक है सिर्फ वही डिफरेंटली उसको करने पड़ेंगे, बाकी सारा उसका ऑलमोस्ट डन हो रहा है उसी से, है ना। तो ये भी चीज अपने दिमाग में रखकर चलना, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पंजाब लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप साथ साइमल्टेनियसली नेट की भी तैयारी कर रहे हो, नेट इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लगाते हो ना, तो वो आपके इस एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये जो हमने बेसिकली कोर्स लॉन्च किया है, इसमें पूरा सिलेबस आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जा रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, पीडीएफ नोट्स है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एक्सप्लेनेशन के साथ। ये तो आज मैंने इसका पहला सेशन यूट्यूब पर लिया है, बाकी के सेशंस इसके आपको कोर्स में ही मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने रिकॉर्डेड कंटेंट रखा है कि आप उसको अपनी मर्जी से अपने पेज पर जब मर्जी देख सकते हो। आपने कोर्स ले लिया, कंटेंट सेक्शन में जाओ, आपने पहला लेक्चर देखा, ठीक है, उसके बाद जहां मर्जी उसको पॉज कर दिया, रख दिया, टाइम कम है अब, फिर जब दोबारा टाइम मिला फिर वहीं से पॉज ओपन करके क्लास देख ली। स्पीड उसकी 2x कर सकते हो, जो चीज पता है जस्ट रिवीजन करनी है 2x स्पीड करके देख लो, है ना। तो एज नंबर ऑफ टाइम, चाहे क्लास को 20 बार देखो, 30 बार देखो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहने का मेरा कि रिकॉर्डेड क्लास से थोड़ा यहाँ पे स्टूडेंट्स को ही फायदा रहता है, उनको लाइव का वो नहीं है कि 8 बजे लाइव है, अच्छा 8 बजे मुझे फ्री रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो अपनी पेज पर उसको देखें चीजों को। और इसमें एक चीज और है कि आपके जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस होंगी ये तो लाइव होंगी, और इसमें एक आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाता है कि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है रिकॉर्डेड क्लासेस देकर, डाउट लेने भी तो जरूरी है ना बच्चों के, तो वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। पंजाब लेक्चरर कैडरे वाले बच्चे ना, मैंने देखा बड़े एवरेज से बच्चे हैं, एवरेज से बच्चे के इतने डिजिटलाइज्ड नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कोर्स लेना कैसे है, क्या करना है, पढ़ना कैसे है, क्लासेस कैसे देखनी है, ज्यादातर चीजें उनकी समझ में ही नहीं आती। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब कंटेंट सेक्शन में कोर्स के जाते हो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाता है। बस आप एक चीज का ख्याल रखिए, सबसे पहला आपका काम जो होता है ना, कोर्स किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। अगर आपने कोर्स लिया है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप वीडियो लेक्चर्स देखिए। आप एमसीक्यू के पीछे मत भागा करिए कि एमसीक्यू अटेम्प्ट करने को मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, उससे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, नहीं। पहले आप सारा समझिए, चीजों को डिटेल में अच्छे से समझिए, डेप्थ में, इन डेप्थ कंसेप्ट को समझिए। जब आप सब चीजें समझ जाएंगे उसके बाद एमसीक्यूज कोई बड़ी बात लगेंगे ही नहीं आपको। ठीक है,
यू विल बी एबल टू सॉल्व द एमसीक्यूज। अगर आप सारा कंटेंट देख लेंगे तो सबसे पहले कंटेंट में जाकर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं। वीडियो लेक्चर जब देख लिए उसके बाद आप एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस की तरफ बढ़िए, ठीक है। सबसे पहले आप सिर्फ लेक्चर सुनिए, दे आर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी कोर्स का वैल्यू उसमें होता है, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने आज। ये रहा, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पेपर 2 इकोनॉमिक्स है आपका, पंजाब लेक्चरर कैडरे का ही है ये, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, राइट। दोज वेरिएबल्स दैट द मॉडल ट्राइज टू एक्सप्लेन आर नोन एज, देखिए समझिए इस चीज को, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। और ना एक चीज और देखना, नोटिस करना बच्चे, कि जो कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, डायरेक्टली उन चीजों का जिक्र आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैंने देखा है कि वो प्रीवियस ईयर्स में उन चीजों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नेट के रिपीटेड कंसेप्ट से। मतलब जो क्वेश्चंस नेट में आते हैं, जिन कंसेप्ट से नेट में रिपीटेडली पूछा जाता है, वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं उन कंसेप्ट से क्वेश्चंस, चाहे आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है। दैट्स द रीजन मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके जो सिलेबस में है ना, उसके आगे पीछे वाली चीजें भी हमको पढ़कर जानी होती है, हमको थोड़ा उस लहजे से भी पढ़ना होता है कि नेट में रिपीटेडली जो जो टॉपिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स हमको करने हैं, चाहे आपके सिलेबस में डायरेक्टली वो मेंशन नहीं है। समझ गए बात को मेरी? तो देखिए अब वो वेरिएबल जो मौजूद, इसको मैं थोड़ा आपको इक्वेशन से समझाती हूँ। लेट्स सी y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये हमारा एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनता है। इसमें ये वाला वेरिएबल हमारा इंडिजिनस वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल हमारा एक्सोजेनस वेरिएबल होता है, राइट। यू दिस इज योर एरर टर्म। अब कहते हैं वो चर जिन्ना दी एक मॉडल व्याख्या करने की कोशिश करते, यानी कि वो वाले वेरिएबल जो मॉडल जिनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इंडिजिनस वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करता है मॉडल, क्यों? देखिए बिकॉज यहाँ पे मान लीजिए y को मैं कंजम्पशन लेके चलती हूँ और x को मैं इनकम लेके चलती हूँ, और मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि कंजम्पशन जो है वो इनकम का फंक्शन है, यानी कि जो मेरी कंजम्पशन है वो इनकम पर डिपेंड करती है ना। तो मुझे अगर इनकम का पता होगा तो इनकम की वैल्यू पुट करके आई कैन फाइंड द कंजम्पशन। तो मैं किसको फाइंड करूंगी? यहाँ पे कंजम्पशन को फाइंड करूंगी, इनकम की वैल्यू से मैं कंजम्पशन को फाइंड करूंगी, है ना। तो बेसिकली कंजम्पशन जो है मेरा ये एक इंडिजिनस वेरिएबल है, तो मॉडल किसको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा है? कंजम्पशन को, ठीक है। कंजम्पशन को एक्सप्लेन कौन कर रहे हैं? कंजम्पशन किससे पता चलेगी? मुझे इनकम से पता चलेगी। ये मेरा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है इनकम। इनकम क्या है? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, या इसको आप एक्सोजेनस वेरिएबल बोल देते हो, ठीक है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हो। ये इनकम है, क्यों? क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, कंजम्पशन को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि इतनी इनकम है तो कंजम्पशन इतनी होगी। बात समझी? सो एक्सप्लेन कंजम्पशन हो रही है और उसको एक्सप्लेन कर कौन रहा है? इनकम कर। इज इट क्लियर? तो दैट्स व्हाई कंजम्पशन इज योर इंडिजिनस वेरिएबल। आगे आ गया, हु अमंगस द फॉलोइंग वाज नॉट द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो विनर, इसका ना मैंने पीपीटी बनाया था, एक मिनट। आई होप यू कैन सी दिस, ठीक है। ये नोबेल प्राइज विनर्स है सारे, आपके कोर्स में भी आपको इंडियन इकोनॉमी में करवाए गए हैं, देख लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने येलो से हाईलाइट किए हुए हैं, जो जो भी इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विनर्स रहे हैं, ठीक है। 1916, अब देखो मैं आपको बताती हूँ, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है डायरेक्टली टॉपिक, पर यूजीसी नेट में अगर मैं देखूं तो इससे क्वेश्चंस रिपीटेडली, उसके प्रीवियस ईयर्स देखूं तो रिपीटेडली इससे क्वेश्चन आता है, रिपीटेडली आता है इससे क्वेश्चन, है ना। तो आपके एग्जाम में भी उससे पूछा जा रहा है। 1969 रेगनर फ्रिश, जैन टिम्बर्गर, 1969 में इनको मिला। 1970 पोल समल्सन, 1971 सिमोन कजनेट हो गया, 1972 जॉन हिक्स, किनेथ हैरो हो गया, 1973 वेस्ले लॉयंटिफ, गुनर माइडल, और 1976 में मिल्टन फ्रीडमैन को। ये सारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं। 1970 जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया है, आर्थर लुइस, लॉरेंस क्लेन 1980, 1981 जेम्स टॉबिन,
फ्रेंसो मोदी गलियानी 1985, 1986 में बुचनन, 1987 रॉबर्ट सोलो, 1991 रोनाल्ड कोज। ठीक है, और इसमें सारे जो लेटेस्ट वाले भी लिखे हैं 2020 में इनको मिला था, 2021 में, 2022, 2020, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये खुद यू कैन रीड इट। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा, अब ये क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में उसने ये पूछा हुआ है, कौन सा विनर नहीं है नोबेल प्राइज का मैक्रो इकोनॉमिक्स में? फिलिप्स विनर नहीं है। ठीक है, बाकी फ्रीडमैन, टोबिन एंड लुकेस ये सारे हैं इसमें। ये देखिए, ये फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन 1976 हमने पढ़ा। ठीक है, ये टोबिन 1981 में। ठीक है, फिलिप्स, आपको फिलिप्स यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। सोलो, रोनाल्ड कोस, ये लुकेस 1995 में, रॉबर्ट लुकेस आ गए। अमर्त्य सेन। ठीक है, तो थोड़ा ना आपको नाम पता होना चाहिए कि भाई ये जो इकोनॉमिस्ट था, ये मैंने नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट में नहीं पढ़ा था। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला उसने पूछा है। सिंपली जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब नॉमिनल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस, रियल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन ना आपका वो हुआ था, मतलब इसका आंसर जो है ना उसमें प्रॉब्लम थी, तो ये क्वेश्चन आपका एलिमिनेट हो गया था आंसर कीज में, मतलब इसका फाइनल आंसर कीज में आंसर नहीं है, इसमें डैश लगा हुआ है इसके सामने। नेशनल इनकम इज, नेशनल इनकम का फार्मूला देखो, नेशनल इनकम बेसिकली जो हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है ना, वो नेशनल इनकम होती है, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब वो कहते हैं एनएनपी माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस। इसको समझो, जब मेरे पास कोई चीज मार्केट प्राइस पे होती है ना, है ना, तो मार्केट प्राइस पे अगर मेरा वो आउटपुट है तो उसमें टैक्सेस जो है वो शामिल होते हैं, है ना, सॉरी सबसे ऐसा हम करते हैं ना, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होते हैं। कहने का मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पे उसने बेसिकली मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे निकाला हुआ है। देखो मैं आपको और डिटेल में इसको समझा, ये देखिए ये फार्मूले दिख रहे हैं। तो जब मैंने इसको मार्केट प्राइस पे निकाला किसी चीज को, तो फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अगर इस सेम चीज को मुझे फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज हुई है, उसने उसको फैक्टर कॉस्ट पे करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया है। ठीक है, समझ गए? फिर इन नेशनल इनकम अकाउंट्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल है, कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 8% है, इन्फ्लेशन रेट 2% है, तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना आएगा? देखो बहुत सिंपल है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अगर 8% है, उसमें से इन्फ्लेशन रेट 2% माइनस कर दोगे तो रियल इंटरेस्ट रेट आपका 6% बच जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एसेलरेटर एज्यूम्स, एसेलरेटर का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा आई ओवर डेल्टा वाई, यानी कि इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में होने वाला चेंज। सो एसेलरेटर क्या एज्यूम करता है, कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट ही होता है। ठीक है, मतलब आज देखो ना, डेल्टा के एट टी टाइम पीरियड माइनस डेल्टा के एट t+1 टाइम पीरियड, चेंज इन कैपिटल दैट विल योर नेट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो कैपिटल में चेंज ही आपका नेट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो पहले इन्वेस्टमेंट था जो अब इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस कर दोगे, जो अब पहले कैपिटल था जो अब कैपिटल है उसको माइनस कर दोगे, दैट विल बिकम योर डेल्टा आई, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट, है ना, एंड डेल्टा वाई इज योर चेंज इन आउटपुट।
आगे देखिए, आउटवर्ड शिफ्ट इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कहता है अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में आउटवर्ड शिफ्ट होता है तो उससे एग्रीगेट डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल, है ना, कि जो कैपिटल है उसका कितना आपका एक्सपेक्टेशन है उससे प्रॉफिट का, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो आउटवर्ड शिफ्ट इन एमएसी का मतलब क्या है कि वो चीज बढ़ेगी। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बढ़ेगा, आप इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है तो इकोनॉमी के दूसरे वेरिएबल्स जैसे कि एग्रीगेट डिमांड वगैरह ये भी बढ़ते हैं, ठीक है। सो दैट इज इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। इसका देखिए अब आपको भी इंक्रीज कंजम्पशन भी आ सकता था, पर ज्यादा रेलिवेंट चीज देखिए उसको। जब मैं अगर बात करूं, देखिए जरूरी थोड़ी ना है कि कंजम्पशन गुड्स की ही डिमांड बढ़े, मतलब ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड उससे बढ़ेगी रेदर देन कि वो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, प्रोड्यूसर्स कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज को, गवर्नमेंट, मतलब कि हर तरह का खर्चा बढ़ेगा बेसिकली। एवरी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज इफ इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। लोगों को नौकरियां मिलेंगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो नौकरियां मिलेंगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। टोटल एग्रीगेट में वो सब चीजें आ जाती हैं एग्रीगेट डिमांड में, है ना, कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग एग्रीगेट डिमांड में, तो वो सब चीजें इंक्रीज। दैट इज वाई दैट इज मोर रेलिवेंट। समझ गए, एग्रीगेट है ना वो, एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग जिसको हम बोलते हैं, टोटल डिमांड, है ना, उसमें कंजम्पशन इज ए पार्ट ऑफ दिस बेसिकली। क्लियर। इफ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम इट इज कॉल्ड। हाँ, अब ये देखिए मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इफ आई एम सेइंग इनकम बढ़ेगी तो ये आपका मल्टीप्लायर का कंसेप्ट हो गया। एक्सेलरेटर इससे उल्टा लिखते हैं हम। इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन आईएसएलएम मॉडल। अच्छा, अगर मनी सप्लाई आईएसएलएम मॉडल में बढ़ती तो क्या होगा, इसका मैंने यहाँ पे कर्व बनाया हुआ, मैं यही पहले देख रही थी। ये देखो, ये आपका एलएम कर्व आ गया, ठीक है। ये एलएम कर्व है, इट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है ये इनकम एंड इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। अगर ये एलएम कर्व आपका इस साइड राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देखो इस डायग्राम में आप देख रहे हो राइट की तरफ एलएम कर्व मेरा शिफ्ट हो रहा है। एलएम कर्व जब राइट की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है, जब यू कैन से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो वो राइट की तरफ शिफ्ट, जब राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है दैट मीन सप्लाई, मनी सप्लाई इज मोर देन मनी डिमांड, ठीक है। तो मनी सप्लाई बढ़ती है तब वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है। अगर ये पीछे की तरफ जाएगा दैट मीन्स मनी सप्लाई कम होगी। आगे की तरफ जाएगा, देखो विद इंक्रीज इन क्वांटिटी मनी, क्वांटिटी मनी का मतलब है मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एलएम राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। पर अगर डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी तो उल्टा, एलएम पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे। समझ गए। तो यानी कि मनी सप्लाई बढ़ने से जो मेरा एलएम कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा है ना, इस तरह। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी दैट विल लीड टू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब दिमाग से सोचो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चीजें आती हैं। इंक्रीज इन मनी सप्लाई से क्या हुआ, एलएम कर्व डाउनवर्ड तो शिफ्ट हुआ है, ठीक तो है। ये देखिए डाउनवर्ड ही शिफ्ट हुआ ना, पहले से राइट की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है। और पहले देखिए हम यहाँ पर थे, इससे क्या हुआ, अगर ये आगे की तरफ आएगा तो इनकम पहले से इंक्रीज हो गई, बढ़ गई इनकम पहले से, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट रेट, हाँ, अगर इक्विलिब्रियम चेंज होगा, ये देखिए ये मेरा एलएम कर्व है, राइट, ये मेरा आईएस कर्व है, दिस इज आईएस कर्व, ठीक है। पहले मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पर था, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट इज इनकम। जब एलएम कर्व आगे शिफ्ट हुआ आईएस कर्व से यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट पहले से कम हो गया, इनकम पहले से बढ़ गई, है ना, क्योंकि आईएस तो सेम रहेगा, मनी सप्लाई का फर्क एलएम कर्व पर पड़ेगा, है ना। तो आईएस कर्व वही रहा, सिर्फ एलएम कर्व चेंज। तो आईएस कर्व से अब ये नए बिंदु पर टकरा रहा है, ये वाला नया बिंदु। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पहले से कम हो गया, इनकम पहले से बढ़ गई, दैट इज इंक्रीजेस इनकम रिड्यूसेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑल ऑफ द अबव विल, ठीक है। आगे देखो डिक्रीज इन टैक्सेस। अब जो टैक्सेस हैं ये आईएस, इसका आईएस से लेना देना, इसका एलएम से लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपका ऐसे उल्टा का ये बनेगा आपका आईएस का, जो नेगेटिव रिलेशन शो करता है, ठीक है। देयर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज इनकम।
अब वो कहते हैं अगर टैक्सेस कम होगा, देखो टैक्सेस कम होने का मतलब होता है कौन सी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, राइट। क्योंकि जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है उसमें गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और टैक्सेस कम होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में जो आईएस कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, आगे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं ऐसे, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, जब गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा रही है, और टैक्सेस यहाँ पे कम हो रही है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, ठीक है। तो ये मेरा एलएम कर्व है, ये दिस इज एलएम कर्व, ठीक है। तो अब जब ये आईएस ऊपर की तरफ जाया, यानी कि टैक्सेस डिक्रीज हुए, यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगी, तो इससे क्या हुआ, शिफ्ट्स आईएस कर्व टू द राइट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पहले से बढ़ गया और इनकम भी पहले से बढ़ गई, दोनों चीजें बढ़ गई, पर उसने यहाँ पे लिख दिया डिक्रीज है, तो गलत है, सिर्फ ए वाला सही आएगा, शिफ्ट आईएस टू द राइट, ठीक है। ये मैं आपको कोर्स कंटेंट वाली स्लाइड से भी दिखा देती हूँ, ये कोर्स कंटेंट वाली स्लाइड्स है, ये देखो, ये आईएस कर्व था ना, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में ये आगे की तरफ जाता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब टैक्सेस का कम होना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना, ठीक है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फिस्कल एक्सपेंशन, फिस्कल एक्सपेंशन के लिए, फिस्कल एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में अभी बताया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और टैक्सेस कम होते हैं, यानी कि बी वाला सही है, ए वाला गलत है, और आईएस का राइट की तरफ शिफ्ट होता है, ये भी गलत है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, टैक्सेस कम होंगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी, तो सी वाला भी गलत, राइट की तरफ आएगा, ठीक है, सिर्फ बी सही हो गया इसमें। आगे, विच अमंगस द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, देखिए न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में आपका रॉबर्ट लुकेस आ गया, बैरो आ गया, प्रेस्कोट आ गया, फ्रीडमैन मोनिटरिज्म से बिलोंग करता है ना, मोनिटरिस्ट है ये फ्रीडमैन, तो न्यू क्लासिकल नहीं है। आउटपुट गैप में क्या मेजर करते हैं, आउटपुट गैप का मतलब होता है कि जितना हो सकता था आउटपुट और जितना आउटपुट असल में हुआ, ठीक है, मतलब जितना पोटेंशियल था कि इतना हो सकता है पर असल में इतना हुआ, दैट इज आउटपुट गैप, पोटेंशियल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। आगे, फिलिप्स कर्व डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन, फिलिप्स कर्व किसमें रिलेशन बताता है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन में, क्योंकि हम फिलिप्स कर्व ऐसे बनाते हैं ना, इसमें क्या पढ़ते हैं कि जब इन्फ्लेशन कम हुआ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो वो एम्प्लॉयमेंट में रिलेशन नहीं दिखा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट में दिखा रहा है ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, स्लाइड में भी होगा ये, शायद दिखा देते हैं, देखिए नहीं होगा। इंटरेक्शन ऑफ गुड्स एंड एसेट्स मार्केट ज्वाइंटली डिटरमाइन, अच्छा गुड मार्केट होता है आपका आईएस कर्व, एसेट मार्केट आपका एलएम कर्व हो गया, तो जब ये गुड्स एंड आईएस एलएम कर्व दोनों एक दूसरे से कट करते हैं, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम में का डिटर्मिनेशन होता है, राइट, सो ए आंसर विल बी राइट। इफ द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट वुड लीड टू, देखो यही आई थिंक समझाया हुआ यहाँ पे, rate of inflation when the actual unemployment rate fell below the natural unemployment rate, द इकोनॉमीज, फिलिप्स कर्व वाली आप जो क्लास देखोगे ना अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर्स में, उसमें आपको ये सब चीजें समझ आएंगी, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, द इकोनॉमीज, अब अगर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से भी कम हो गया, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था जिसमें स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट शामिल थी, टेम्परेरी किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट उससे भी कम हो गया, यानी कि इकोनॉमी अपने पोटेंशियल से ज्यादा काम कर रही है ना, तो अपने पोटेंशियल से इकोनॉमी ज्यादा काम कर रही है, यानी कि लेबर का डिमांड ज्यादा हुआ, अगर लेबर का डिमांड ज्यादा होता है, यानी कि जो प्रोड्यूसर क्लास है भाई उनको ज्यादा लेबर चाहिए, ठीक है, उससे ध्यान से इस चीज को समझना, जब मार्केट में लेबर की डिमांड बहुत होती है, ठीक है, उसकी सप्लाई से ज्यादा डिमांड होती है, मतलब इतने लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है जितने चाहिए काम करने वाले, है ना, तो उससे क्या होता है, उससे तनख्वाहें बढ़ती है, प्रोड्यूसर कहते हैं भाई मैं तुम्हें 20,000 दे दूंगा 10 की बजाय बस काम करने वाले, यही होगा ना। सो व्हेन डिमांड फॉर, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी कम है, बेरोजगारी बहुत कम बेरोजगारी कम होने का मतलब क्या है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है ना, मतलब ज्यादातर ऐसा बोल सकते हो कि सब लेबर की सप्लाई काफी कम है यहाँ पे, है ना, तो अब
अगर जो प्रोड्यूसर क्लास है वो ज्यादा लेबर की डिमांड करेंगे, तनख्वाहें बढ़ेंगी तो इससे जो प्रोड्यूसर क्लास है उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्राइजेस बढ़ेंगे, है ना। सो दैट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड इंक्रीज इन दैट केस, ठीक है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल लीड टू, मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, एक चीज पहले ध्यान से समझ लीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, हमेशा हमेशा एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेट करते हैं। यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है इन्फ्लेशन कम होता है, सॉरी इन्वेस्टमेंट कम होती है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। सो यही से आपको समझ आना चाहिए कि जहां पर तो उसने इंटरेस्ट रेट टू फेल, इन्वेस्टमेंट टू फेल लिखा वो तो होगा ही नहीं, सेम डायरेक्शन में वो जाएंगे नहीं। इंटरेस्ट रेट देखिए, अगर मनी की सप्लाई बढ़ती है ना, जब मार्केट में पैसे की पूर्ति ज्यादा, मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई तो उससे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट कम होने से हमेशा इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है यानी कि लोगों को सस्ते पर लोन मिल रहे हैं, लोग कहेंगे ज्यादा लोन लेते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो सेविंग्स में कम पैसे रखेंगे, भी इंटरेस्ट रेट कम चल रहे हैं, सेविंग्स बैंक्स में डिपॉजिट नहीं करवाते, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड जो है वो इससे बढ़ेगी, ठीक है। और ये अपने अभी डायग्राम भी तो इसका किया था ना, ये वाला ILM वाला डायग्राम किया ना अभी हमने। ये मनी सप्लाई बढ़ी तो आगे जाएगा, ये IS कर्व है। तो ये देखो जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, इनके LM कर्व इधर जा रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है पहले से ना, और इनकम बढ़ती है। अच्छा, ये बिजनेस साइकिल के सारे टाइप्स आपको पता है, टफ कब आता है बिजनेस साइकिल में, ओके। दैट इज बेसिकली ऐसे बनता है ये आपके बिजनेस साइकिल्स। ये आपकी होगी रिकवरी, ये आपका हो गया बूम, ये आपका हो गया रिसेशन, ये हो गया आपका डिप्रेशन। ये आपका वो है जब पूरा मतलब एकदम रिसेशन चल रहा होता है ना, उसको हम टफ बोल देते हैं बिजनेस साइकिल्स में। जब पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड C आंसर है इसका, लोएस्ट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में सब चीजें आ जाती हैं। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी लोएस्ट का मतलब है प्राइजेस कम है, प्रॉफिट्स कम है ना, एम्प्लॉयमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ठीक है। ये सब चीजें, कंजम्पशन कम है, डिमांड कम है, वो सीन आ गई, ये मंदी वाले हालात जिसको हम बोलते हैं, मंदी बोलते हैं इसको, ठीक है। इन द लॉन्ग रन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी वुड कॉज आउटपुट टू, कहता है अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आउटपुट तो बढ़ेगा ही, राइस होगा, है ना। और अगर आउटपुट बढ़ेगा, देखिए, एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल टू फेल, कम होगा। देखो सिंपली कि अगर प्रोड्यूसर्स के पास किसी चीज का सप्लाई बहुत बढ़ जाता है ना, उनको पास कि मेरे पास इस चीज का इतना ज्यादा पैदावार है ना, डिमांड इसका लोग इतना नहीं कर रहे, सप्लाई मेरे पास बहुत है। जब सप्लाई बढ़ती है ना किसी भी चीज की डिमांड से, तो उसका प्राइस हमेशा प्रोड्यूसर लो करेगा। तो भाई सप्लाई मेरे पास बहुत है, डिमांड लोग नहीं कर रहे, तो मैं इसका प्राइस थोड़ा कम करूँ, एग्रीगेट प्राइस विल फेल। वही बात क्लियर। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा ये सेशन। थैंक यू।